Hello guys, so in this video we will study second chapter of class 12th English book Flamingo Lost Spring Stories of Stolen Childhood। अब ये देखो यार, लॉस्ट स्प्रिंग से क्या मतलब है। ये जो टाइटल है हमारा स्टोरी का, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये सिर्फ इस चैप्टर का नेम नहीं है, ये बल्कि एक पूरी की पूरी बुक लिखी गई है इस पे एनीस जंग ने, ठीक है, जिसमें उसने जो है पूरा एनालिसिस करा है। मतलब सब कुछ बताया है कि कैसे जो चाइल्ड लेबर है, जो पुअर पीपल हैं और उनके बच्चे जो हैं, वो पुअर जो लोग हैं, वो कैसे जो है पॉवर्टी के कारण पिसते चले जा रहे हैं। और ऐसे कौन कौन से जो हैं वो ट्रेडिशंस हैं जो उन बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन से भरी हुई ज़िंदगी जिए। सो लेट्स कवर अप विद द चैप्टर। पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि मतलब ये जो हमारा टाइटल है ना, ये हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहता है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ वसंत। यार एक बात बताओ, वसंत कैसे खो सकता है? अगर वसंत किसी बच्चे का नाम है देन ही और शी कैन बी लॉस्ट। बट ये बताओ, वसंत तो जो है, स्प्रिंग जो है, वो एक तो हमारा मंथ होता है ना, कि मौसम होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बिल्कुल रिलैक्स करने वाला मौसम होता है ना। लेकिन वो कैसे खो सकता है? अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, इस एक वर्ड से, लॉस्ट स्प्रिंग से, जो नरेटर है ना, बहुत गहरा मीनिंग छुपा के हमें इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहते हैं। वो क्या है कि जो हमारा स्प्रिंग टाइम है, हमारा स्प्रिंग टाइम का क्या मतलब है कि जो हमारे जो मौज मस्ती करने का जो दिन चल रहे हैं ना, कि हमने इतनी मौज मस्तियाँ की अपनी लाइफ में, इतने हम मज़े कर रहे हैं, हमें किसी बात की अभी तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई नो अभी कुछ ये बोल रहे होंगे मन ही मन में कि टेंशन नहीं है यार, हद से ज़्यादा दिमाग में बर्डन रहता है। तो यार ये देखो, तुम्हारे सर पे भले ही बर्डन हो, बट तुम्हारे ऊपर ये बर्डन तो नहीं है कि हाँ भाई, तुम्हें अपना अगले वक्त का, जैसे मान लो अभी तुमने सुबह खाना खाया तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो अच्छे जो है इनकम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। तो लॉस्ट स्पेस से क्या मतलब है? तुम्हारे पेरेंट्स के कारण, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, इस वजह से जो तुम लोग हैं अपनी मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारी जो लाइफ है ना वो टेंशन फ्री है। बट ये जो चिल्ड्रंस है ना, कौन से चिल्ड्रन? जो चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर होते हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो बैंगल मेकर्स होते हैं, indirectly she want to say that the child labors led a exploitation life, exploited life, ठीक है। और वो ऐसे क्यों कहना चाहती हैं? क्योंकि उसने खुद देखा है कि ये जो बच्चे हैं, इनका जो बचपना है, इनके जो मौज मस्ती के जो दिन चल रहे हैं ना, ये इनसे छीन लिए गए। और छीने किसने हैं? पॉवर्टी ने छीने हैं। और ये इस पॉवर्टी के कारण पिस रहे हैं कि इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये लोग जाके स्कूल चले जाएं। क्यों नहीं है इनके पास इतना टाइम? क्योंकि जब इनके पास खाने के पैसे नहीं है, सो हाउ कुड दे पे द स्कूल फी, हाउ कुड दे पे देयर ट्यूशन फी? और अब कह रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स में चले गए तो वहाँ पे मिड डे मील सिर्फ एक टाइम का ही तो मिलता है, दूसरे टाइम कौन खिलाएगा इन्हें? भूखे पूरे दिन में तुम्हें सिर्फ एक ही टाइम लगती है? बताओ, नहीं ना। तो इसी वजह से जो है, हमारी नरेटर जो है वो इस बात पे जो है एक लाइट डालना चाहती है कि इन बच्चों का जो बचपना है ना, कैसे इनसे छिन गया है, और कैसे ये जो है, ये अजीब सी बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड लाइफ जो है वो जी रहे हैं। अब देख लेते हैं हमारे जो राइटर है वो कौन है। अब देखो, राइटर और ऑथर का मतलब एक ही होता है, लेकिन ऑथर और नरेटर का मतलब जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऑथर कौन होता है? जिसने स्टोरी लिखी होती है। और नरेटर कौन होता है? जो वो स्टोरी सुना रहा होता है। अब इस चैप्टर में हमारे ऑथर और नरेटर सिर्फ एक ही पर्सन है। मतलब ऑथर और नरेटर पूछ लिया जाए तो वो सिर्फ एक ही है, एंड डैट इज़ एनीस जंग, ठीक है। सो थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। एनीस जंग जो है वो 1964 में उनका बर्थ हुआ था, रौरकेला नाम की जगह पे। उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और एडोलसेंस जो है वो हैदराबाद में स्पेंड करी है, ठीक है। मतलब वो उनका जो बर्थ है वो 1964 में रौरकेला नाम की जगह पे हुआ है। बट उनका जो मतलब बचपन से लेकर उनके एडोलसेंस का, यानी उनके जवान होने तक का जो टाइम है ना, वो उन्होंने कहाँ पे बिताया है? हैदराबाद में बिताया है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस जगह पे आप अभी रह रहे हो उसी जगह पे आप जो है अपनी एजुकेशन ले रहे हो। और इन्होंने भी ऐसे ही अपनी एजुकेशन हैदराबाद में ली, और फिर हायर स्टडीज़ के लिए जो हमारी नेट है एनीस जंग, वो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में वो गई। उनके जो पेरेंट्स हैं, बोथ मोम एंड हर डैड जो हैं वो राइटर्स रहे हैं। और जो हमारे एनीस जंग, उन्होंने भी एक इंडियन राइटर के तौर पे जो अपना राइटिंग में जो करियर है वो स्टार्ट करा था।
ये एडिटर और कॉलमिस्ट रही हैं इंडियन न्यूज़पेपर्स के लिए भी, ठीक है, और अब्रॉड न्यूज़पेपर्स के लिए भी, यानी जो यूएसए के न्यूज़पेपर्स थे उनके लिए भी ये जो है बोथ एक एडिटर और एक कॉलमिस्ट रही हैं। अब एडिटर का और कॉलमिस्ट का मतलब क्या होता है ये जान लो। एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर्स में एडिटिंग करता है कि हाँ भाई इस खबर को, इस न्यूज़ को इतना छपना चाहिए, इतना नहीं छपना चाहिए, ठीक है। और कॉलमिस्ट वो होता है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक कॉलम लिखता है, कुछ अपने व्यूज़ डालता है ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सके, लोगों में वो अवेयरनेस फैलाना चाहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। लाइक यू कैन टेक द टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, साइड में एक कॉलम ज़रूर मिलता है हर न्यूज़पेपर में, नॉट इवन इन द इंग्लिश, एवरी न्यूज़पेपर यू कैन सी, ठीक है। और ये ऑथर रही हैं कुछ बुक्स से, कुछ बुक्स के ऑथर का मतलब है कि इन्होंने कुछ बुक्स लिखी भी हैं। और ये आगे का, और ये जो हमारा मतलब चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है इस पूरे बुक से। किस पूरे बुक से? लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था, हेयर शी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी फॉर ट्रेडिशंस व्हिच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम दो चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे, दो स्टोरीज पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट साहिब हु इज अ रैग पिकर, एंड द सेकंड स्टोरी इज अबाउट अ बैंगल मेकर एंड हिज नेम इज मुकेश। सो मैं ज़्यादा कुछ स्टोरीज के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ना तो ही हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टडी विद आवर फर्स्ट स्टोरी। अब ये जो है ना, ये हमारी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज की हमारी फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है। और इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले स्टोरी में क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये जो लाइन है ये हमारी साहिब बोल रहा होता है। कौन बोल रहा होता है? साहिब बोल रहा होता है। और इस बात पे जो हमारी नरेटर है ना, नरेटर या कह लो या ऑथर कह लो, बात एक ही है। अगर मैं दोनों वर्ड्स को यूज़ करूँ, कभी नरेटर यूज़ करूँ कभी ऑथर यूज़ कर रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। नरेटर और ऑथर जो है वो हमारे दोनों एक ही इंसान है और वो है हमारी एनीज जंग, ठीक है। आई कौन है यहाँ पे? आई है एनीज जंग यानी राइटर, ठीक है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है और जो ये हमें बता रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इस बुक में शेयर कर रही हैं। सो लेट्स बिगिन। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। अब साहिब कौन है? ये वो रैग पिकर बॉय है। साहिब कौन है? ये वो रैग पिकर है जिसकी स्टोरी जो है हमें नरेटर बता रही है, ठीक है। अब देखो, आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, ठीक है। अब ये क्या है? मैंने साहिब से पूछा जिसके साथ मेरा रोज आमना सामना होता है। एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे जो है वो डेथ वाला एनकाउंटर नहीं, पुलिस जो एनकाउंटर करती है उससे नहीं है। एनकाउंटर का यहाँ पे मतलब है आमना सामना, आमना सामना होना। कि मतलब जब भी जो नरेटर है अपना जैसे गार्बेज वगैरह डंप करने जाती है अपने नेबरहुड में, तो हर मॉर्निंग में जो उसका आमना सामना है ना, मतलब हर मॉर्निंग पे जो साहिब है वो उसे दिख ही जाता है, जो हर वक्त ढूंढता रहता है। स्काउंजिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, स्काउंजिंग का मतलब लुकिंग फॉर और कलेक्टिंग, लुकिंग फॉर और कलेक्टिंग, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड हेयर इज कंटेनिंग पन। लिटरल डिवाइस कौन सा है यहाँ पे? पन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मीनिंग यूज करे गए हैं, ट्यू मीनिंग है। कौन कौन से मीनिंग है? एक तो जो गोल्ड होता है हमारे बेसिकली वो वाला गोल्ड, और जो दूसरा गोल्ड है वो यहाँ पर गोल्ड रेफर कर रहा है गार्बेज को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना हमारा, वो किसको कंटेन कर रहा है? इसमें जो लिटरल डिवाइस है ना गोल्ड में, वो पन है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो मीनिंग है। पहला जो गोल्ड है वो सिंपल गोल्ड है, जैसे कि हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, और दूसरा जो गोल्ड है वो है यहाँ पर गार्बेज को रेफर कर रहा है। तो इसके दो मीनिंग है। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। अब ये देखो, यहाँ से क्लियर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा कोई इंसान या फिर मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी या फिर गोल्ड का कोई भी उसका जो मतलब ऑर्नामेंट वगैरह है, चाहे ईयरिंग हुई चाहे कुछ भी है, वो उसे उठा के और डस्टबिन फेंक देगा कि भैया अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, मेरे इससे जल भर चुका है और मैं इसको और यूज़ नहीं कर, ठीक है। और मतलब कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो अपना कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट वगैरह उठा के डस्टबिन में फेंकेगा और बोलेगा कि मेरे इससे दिल उब चुका, मैं इसे और नहीं पहनने वाला। चाहे कुछ भी हो, चाहे गोल्ड कितना पुराना हो चुका, हम फिर भी उसे संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो रेफर कर रहा है गार्बेज को, कि जो साहिब है, यहाँ से पता लग रहा है कि जो साहिब है वो एक रैग पिकर है जो कूड़ा इकट्ठा करता है, ठीक है, गार्बेज डंप से। और वहीं से जो है वो अपना कुछ कूड़ा वगैरह इकट्ठा करने जो है वो जाता है हमारे ऑथर की या जो हमारा नरेटर है उसके नेबरहुड में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब यहाँ पे जो नरेटर है ना वो साहिब के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती है? अब यहाँ पे जो है साहिब लेफ्ट हिज लॉन्ग अगो से लेके वेयर ही लिव्स नाउ जो है
यहाँ पे जो नरेटर है वो साहिब के बारे में बताती है। क्या बताती है कि जो साहिब है उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है, सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ धक्का। अब एमिस्ट का मतलब देख लो, यहाँ पे एमिस्ट का मतलब है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ यानी बीच में, इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स इन धक्का मतलब बीच में। ठीक है, जो साहिब है उसने अपना घर जो है वो बहुत पहले छोड़ चुका है, जो कि कहाँ था, ढक्का के ग्रीन फील्ड्स के बीच में था। वी ऑल नो दैट ढक्का इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो है वो घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी से क्या मतलब है, यहाँ पे वो बताना चाहती है कि उसके घर की जो हल्की फुल्की सी धुंधली सी यादें होती है ना, कि हाँ शायद मैं वहाँ पे गया था, शायद कुछ ऐसा सा था, उस बेचारे के दिमाग में वो भी नहीं था, क्योंकि वो कभी अपने घर पे गया ही नहीं था। उसकी मदर जो साहिब है उसकी मदर उसे बताती है कि वहाँ पर जब वो अपने घरों में जो है वो रह रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉर्म्स है वो आए, जो सब कुछ बहा कर ले गए, उनके घर ले गए, उनके खेतों में जो फसलें उन लोगों ने उगा रखी थी वो सब कुछ जो है वो बहा कर ले गए, उसको बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना उनके पास कुछ पैसे थे जिससे वो अपनी मदद कर सके। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से वो इंडिया में आ गए एज अ रिफ्यूजी, और मतलब बिग सिटीज में वो कुछ गोल्ड ढूंढने के लिए। गोल्ड हेयर अगेन रेफर्स टू द प्रीशियस थिंग which is a precious thing for the rag pickers. The garbage is the precious thing for all the rag pickers, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का साधन ही वही है। समझ में आ रहा है ना। और कौन सी बड़ी सिटीज में आ गए जहाँ पे वो अब रह रहे हैं। ठीक है, और मैं पहले बता देती हूँ, ये हमें जो है बाद में पता चलेगा जब हम इसकी स्टोरी आगे प्रोसीड करेंगे, बट मैं पहले बता देती हूँ कि जो साहिब है वो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली रहता है। और आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली कहाँ पर, मतलब क्या है कि वो सीमापुरी में रहता है, और सीमापुरी जो है, जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने के वे में जो है हमें पहले सीमापुरी को क्रॉस करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो दिल्ली आती है। ठीक है, अब ये सब कुछ जो है साहिब लेफ्ट हिज होम से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारी जो नरेटर है वो साहिब के बारे में बताती है। अब उसके बाद जो ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, जो हमारी नरेटर है उसने जो क्वेश्चन पूछा था कि तुम ये क्यों करते, तो उसका आंसर जो है साहिब यहाँ पर देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। उसने मटर का मतलब वो धीरे धीरे बोला, और जैसे थोड़ा सा मतलब नाक सा चढ़ा कर तुम बोल नहीं देते हो, जब कोई भी तुमसे बोलता है तेरी तैयारी कितनी है, मतलब कोई भी रिलेटिव वगैरह घर आए और वो तुमसे पूछता है बेटा तेरी तैयारी कितनी है, तो तुम लोग ये नहीं बोलते हो बस ठीक ठाक ही है। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, तो वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, और तुम्हारे तुम्हारे मुंह पे कोई जवाब नहीं बनता, तुम लोग इस तरीके से जवाब देते हो कि अगला बंदा भी समझ जाता है, और वो ये भी नहीं कह सकता तुम्हें कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी नहीं है, ना वो ये कह सकता कि तुम्हारी तैयारी है। तो इसने भी इसी तरीके से बोला कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, उसने मतलब धीरे धीरे से ये बात बोली, और फिर दूसरी तरफ जो है वो देखने लग गया। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, फिर आई सेड ग्लिबली, ग्लिबली का क्या मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ बोलना, बिना सोचे समझे बोलना। होप कि मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है, मैंने मतलब बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि तुम स्कूल जाओ, कि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम स्कूल जाओ। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार इस बंदे के पास खाने के लिए तो पैसे नहीं है, ये स्कूल कैसे जाएगा, और स्कूल अगर ये चला भी जाता है तो स्कूल की फ़ीस कैसे पे करेगा। अगर उस मतलब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तभी तो ये रैग पिकिंग का काम कर रहा है। अगर उसके पास कुछ होता, अगर वो इजीली जो है अपना मतलब ब्रेड अफोर्ड कर पाता, ब्रेड मतलब रोटी अफोर्ड कर पाता, तो वो ये काम क्यों करता। इतना गंदा काम कोई करता है क्या। मतलब अगर उसके पास, अब ये बताओ यार, आपके पास सब कुछ है, आप इजीली अपना ब्रेड अफोर्ड कर सकते हो, तो आप थोड़ी ना है कि आप लोग जाओगे और रैग पिकिंग का काम करोगे। रैग पिकिंग जैसा मतलब जो है छोटा काम कौन करेगा जिसके पास कुछ है ही नहीं करने को, जो मतलब 2 टाइम का ब्रेड भी जो है अपना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और इस एडवाइस पे जो मतलब नरेटर ने जो ये बात बोली ना कि तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो इस बात पे जो साहिब है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंटली, बहुत ज़्यादा सिंपली उसका जवाब देते हैं कि मेरे स्कूल में कोई मतलब मेरी जो नेबरहुड है, मेरा जो आस पड़ोस जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं। अगर वहाँ पे कभी कोई स्कूल खुला देन आई प्रॉमिस आई एम डैम श्योर दैट आई विल गो देयर। ठीक है, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। यहाँ पर यही कहने का मतलब है, जो नरेटर है
उसकी बात का जवाब साहिब जो है बहुत सिंपली तरीके से देता है और बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल बनता है या खुलता है तो मैं वहाँ पे पक्का जाऊँगा। ठीक है? इस पे जो नरेटर है हाफ जोकिंगली का क्या मतलब है, मज़ाक उड़ाते टाइम जो है, तुम वो अपनी बुक में भी देख सकते हो कि हाफ जोकिंगली दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मज़ाक उड़ाते हुए, ठीक है? मज़ाक बना रही है उसका और बोलती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओगे? और इस बात से जो है साहिब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह यार, हमारे लिए कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं है, और ये जो दीदी हैं वो हमारे लिए, जो दीदी हैं, ये जो आंटी है, जो भी उसने उस टाइम पे नरेटर को बोला होगा, ठीक है, कि ये हमारे बारे में इतना सोच रही है कि हमारे लिए स्कूल खोलेंगी तो मैं पक्का जाऊंगा। तो वो बिल्कुल मतलब उसके फेस पे जो है एक अलग से खुशी होती है, एक ब्रॉड स्माइल होती है, और वो बोलता है कि हाँ, अगर आपने स्कूल स्टार्ट करा तो मैं डेफिनेटली आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आऊँगा। कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है नरेटर है उसने देखा कि जो साहिब है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, और आते ही उसने हफ्ते हफ्ते मेरे से पूछा कि क्या आपका स्कूल बन गया? और इस बात पे जो है नरेटर को रियलाइज़ होता है कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है? और वो बोलती है कि मतलब इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल को बनने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी जल्दी बन जाएगा। और जो नेटर है वो इसे एम्बेरेसिंग की फीलिंग तरह कहते हैं, मतलब उसे बोलते टाइम शर्म आती है कि एक बंदा जो इतना इनोसेंट है, एक बच्चे जो इतना इनोसेंट है, जो मेरे पास ये पूछने के लिए आया है, जिसे मैंने एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, कौन सा झूठा प्रॉमिस कर दिया अपने नेटर ने उसे, कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊँ तो तुम क्या पढ़ने आओगे? ठीक है, तो मैं स्कूल बनाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम आना मेरे स्कूल में पढ़ने। ऐसे नरेटर जो है वो उसकी पॉवर्टी का, उसकी गरीबी का जो है ना वो मजाक उड़ा रही थी, उसे उड़ाना नहीं चाहिए था। और इस बात का एहसास जो है नरेटर को तब होता है जब साहिब उससे पूछने के लिए आता है कि क्या आपका स्कूल बन गया? और इस बात को सुन के जो नरेट है वो इतनी शर्मिंदगी महसूस करती है कि हद से ज़्यादा, और वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि एक स्कूल को बनने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है? अब But promises like mine abound in every corner of this bleak world. Abound और bleak का क्या मतलब है? Abound जो bleak है उसका मतलब होता है empty. Abound जो उसका मतलब क्या होता है, सॉरी, bleak का मतलब क्या होता है? Empty मतलब hopeless. Empty मतलब hopeless. और ये जो हमारा abound है ना, इसका मतलब क्या होता है? Exist in large amount. Exist in large नंबर, या फिर कह लो लार्ज अमाउंट। अब इस पर जो नरेटर है वो खुद को मतलब थोड़ा सा सांत्वना देते टाइम में कह देते ना कि यार मन समझाने वाली बात है, तो यहाँ पे जो नरेटर वो वही कर रही है, और खुद को समझाते टाइम ये बोल रही है कि बट जो फॉल्स प्रॉमिस मैंने करा, जो झूठा वादा मैंने उस बच्चे से करा है, वैसे तो हजारों लाखों वादे हैं जो उसके दिनों दिन मतलब जो उसकी डेली लाइफ है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? उसका जो ब्लीक वर्ल्ड, उसका एम्प्टी वर्ल्ड है क्यों? उसके इस एम्प्टी वर्ल्ड में, मतलब उसके इस होपलेस वर्ल्ड में, कि वो कभी स्कूल जा पाएगा, वो कभी हमारे जैसे पढ़ पाएगा, वो कभी इस जो पॉवर्टी है उसके उसको दूर कर पाएगा, ठीक है? उसके लिए तो उसके पास कोई होप ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी उसके लिए कुछ करती ही नहीं। और इवन मैंने भी एक फॉल्स प्रॉमिस करा, तो मेरे जैसे हज़ारों लोग जो है उससे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। और ये जो उसका एम्प्टी वर्ल्ड है ना, उसमें तो ऐसे हज़ारों लाखों फॉल्स प्रोमिसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो भी लार्ज नंबर्स में। मैंने तो सिर्फ एक स्कूल वाले झूठ बोला है, क्या पता लोग उनसे कितने कितने झूठ बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो नेटा वो खुद को समझाते टाइम ये बोल रही है, बट यहाँ पे जो नेटी की ये बात है ना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे बच्चे का मजाक उड़ाया है जो पहले अपनी गरीबी से परेशान है, और ऊपर से जो नेटर है उसे मजाक उड़ा रही है, और उसका मजाक उड़ाने के बाद अगर उसे बुरा भी लगा तो वो खुद को ही बोल रही है कि यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिस है जो उसके उसमें मतलब वो कर रही हैं, ठीक है? आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब बोल रहे कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब कुछ महीनों तक उसको जानने के बाद, मैं उसका मैंने ना उससे नाम पूछा, मतलब पहले जो नरेटर है ना उसे उसका नाम नहीं पता था, वो सिर्फ उस शक्ल से पहचानती थी। और जब उसे ये हो गया कि हाँ भी मैं इस लड़के को काफ़ी महीनों से जानती हूँ, तब जो नरेटर है उसने उससे उसका नाम पूछा, और साहिब ने जवाब दिया साहिब आलम, ठीक है? साहिब ने जवाब दिया साहिब आलम, और साहिब आलम का जो मीनिंग है वो क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहिब आलम मीनिंग द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहिब और व्हाट इज़ इट्स मीनिंग? हाफ ऑफ करके एक क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं 1 मार्क के,
या फिर अलग अलग करके भी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा ये जा सकता है। ठीक है, साहिब आलम उसने बोला। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी ऑथर है वो ये बोलती है कि साहिब आलम जो नाम तुमने बताया है शायद इसे इसका मतलब ही नहीं पता, और अगर इसे इसका मतलब पता भी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस पर विश्वास करना। क्यों होगा? क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट वो तो किसी यूनिवर्स का मतलब लॉर्ड ही नहीं, भगवान ही नहीं, भगवान तो दूर की बात है, वो तो एक क्रैक पिकर वाली जिंदगी जी रहा है, वो तो एक पॉवर्टी स्ट्राइकन बीइंग है। समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं उसे बोलूँ कि तुम्हारे नाम का मतलब है और तुम इस पर यकीन करो तो उसे यकीन नहीं होगा। अभी जो बोल रहा है ना, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इसका मतलब यही है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस बात पर बिलीव करना कि उसके नाम का जो मतलब है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड, मतलब उसे उसके नाम के मीनिंग के बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी मतलब So let's start again. And sorry for the interruption, guys. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब ये जो पूरी लाइन है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिल्कुल सीधा साधा सा मतलब है कि साहिब जो है उसे नहीं पता कि उसके जो नाम है उसका मतलब क्या है, और अपने नाम का मतलब जाने बिना मतलब ये कह लो तुम लोग कि उसे कुछ नहीं पता उसके नाम के मतलब के बारे में, और वो ना उस नाम के बारे में जानना चाहता है, और वो रोम करता रहता है। रोम्स द स्ट्रीट्स मतलब वो गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्तों की जो मतलब उसके दोस्तों को है ना, वो नरेटर ने बोला है एन आर्मी ऑफ द बेयरफुट बॉयज़, मतलब एक आर्मी है पूरी की पूरी उसके दोस्तों की जो बेयरफुट है, मतलब जो नंगे पैर घूमते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, जो साहिब है वो अनअवेयर है उसके नाम के मतलब के बारे में कि उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ जो है गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। क्या करते हुए घूमता रहता है? रैग पिकिंग करते हुए घूमता रहता है। हिज एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। ठीक है, और ये जो उसके दोस्त है उसको जो हमारे नरेटर वो क्या बोलते हैं? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है। वो दोस्त ये नहीं कि उसका दोस्त 1 है, 2 है, 3 है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मतलब 7, 8, 10 तक जा सकते हैं उनकी काउंटिंग, या उससे भी एक्सीड कर जाए। और उनको एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ क्यों बोले? क्योंकि वो सारे के सारे जो है वो नंगे पैर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई स्लीपर्स नहीं है, कोई शूज़ नहीं है। ठीक है, हु अपीयर इन लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द नून, जो सुबह सुबह आते हैं मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे, जैसे हम सब लोग देखते हैं ना कि सुबह सुबह का जब हम उठते हैं सुबह जल्दी, जब भी होता है जो चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहा रही होती हैं, और जैसे जैसे दोपहर होती जाती है वो चिड़ियाएँ जो हैं वहाँ से उड़ जाते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, उनकी सारी जो साउंड्स है वो आनी बंद हो जाती है। सेम ऐसा ही इन बॉयज़ के साथ है, साहिब और उसके फ्रेंड्स के साथ। वो सुबह सुबह तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं हर जगह, और जैसे ही नून होते जाते हैं और नून टाइम पे वो सारे बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं कि वो नहीं दिखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है वो नरेटर आगे बोलती है, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों बाद, पहले तो मैं हर किसी को शक्ल से जानती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं हर किसी का नाम जान गई कि मैं हर किसी को उनमें से अगर मुझे किसी भी लड़के को बुलाना होता तो मैं उसके नाम से उसे बुला सकती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, हेयर आई अगेन रेफर्स टू द नरेटर। ठीक है, अब नरेटर है उसने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं डालते हो? अब वो लड़का बहुत ज़्यादा सिंपली जवाब देता है, बहुत ज़्यादा आराम से, कि मेरी मम्मी जो है वो उन्हें ऊपर वाले शेल्फ से उतार के ही नहीं देती है, और आगे वो बोलता है अपनी बात को पूरा करते हुए कि अगर वो उन्हें मुझे उतार के दे भी देती तब मैं उन्हें फेंक दूँगी क्योंकि मुझे चप्पल पहनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और आगे वो ऐड करती हैं कि एक ऐसे लड़के की तरह, ऐसे लड़के की बात वो बताते हैं जिसने शूज़ तो डाल रखे हैं बट उसके जो शूज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक पैर में उसने अलग जूता डाल रखा है और दूसरे पैर में जो है उसने अलग जूता डाल रखा है। जब जो नरेटर है वो उसके जूते पे कमेंट करती है, शफल्स हिज फीट। ठीक है, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब नरेटर उनके उसके उस अलग अलग शूज़ पे कमेंट करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो अपने पैरों को छुपाने लग जाता है। शफल्स का मतलब वो शर्मा जाता है और अपने पैरों को जो है वो छुपाने लग जाता है। और एक तीसरा लड़का है वो बोलता है कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ।
आई वॉन्ट शूज़, मतलब एक तीसरा लड़का जो है वो वहाँ पर होता है, वो बोलता है कि मुझे जूते चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में ही आज तक एक भी जोड़े जूते नहीं ट्राई करे, मतलब उसके पास जूते ही नहीं हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो अपनी बात बता रही हैं कि जब वो पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते रहते हैं। सिटीज़ में भी देखे हैं, विलेज रोड्स पे भी देखे हैं। और वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं नरेटर को, कि क्या एक्सक्यूज़ देते हैं वो, कि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। ठीक है। क्या मतलब यहाँ पे जो है वो लड़के जो है हमारे नरेटर को क्या देते हैं, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है। उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम चप्पल्स और जो शूज़ है वो नहीं खरीद सकते, बट ये एक इंडियन ट्रेडिशन है कि हमें नंगे पैर घूमना चाहिए। अब जो नरेटर है वो ये सोचती है, इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ प्री टेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। प्री टेक्चुअल का क्या मतलब होता है? नेवर एंडिंग। प्री टेक्चुअल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग। मतलब अब नरेटर ये सोचते हुए बताते हैं कि ओह, दिस इज़ द रीज़न, कि ठीक है, कि आई वंडर दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़, मतलब ये सिर्फ एक मतलब ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता बहाना है जो इस नेवर एंडिंग पॉवर्टी से हमारा जो ध्यान है वो हटा सकता है, और ये इसके लिए प्रॉपर सूट कर रहा है। हम लोगों के लिए हमारे गरीबी को छुपाना जो है वो इजली बना रहा है। ऐसा लगता है नरेटर को कि जो बेयर फुट बॉयज़ हैं, जो लोग नंगे पैर घूमते हैं और उसे एक ट्रेडिशन बताते हैं नंगे पैर घूमने को, ये उन लोगों के लिए एक बहाना है, एक प्रॉपर बहाना है जिसके थ्रू वो अपनी ये जो नेवर एंडिंग पॉवर्टी है उसको छुपा सकते हैं। आई होप आ गया होगा। तो इस वीडियो में मोस्टली जितना होगा हमसे, हम इस चैप्टर को, इस जो फर्स्ट स्टोरी है इसको कवर करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम सेकंड और थर्ड पार्ट में से कर लेंगे। ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपी वंस टोल्ड मी। अब जो नरेटर है वो बताती है कि मुझे एक कहानी याद आई। जब मैं उदयपी में थी ना, तो एक आदमी ने मुझे ये बात बताई थी कि एक यंग बॉय था जो जो है वो स्कूल जाते टाइम ना एक टेंपल के पास रुकता था। मतलब उसके जो स्कूल का वे था उसमें पहले उसके पास टेंपल आता था, पहले उसे वो टेंपल क्रॉस करना होता था और उसके बाद उसका स्कूल आता था। तो एक यंग लड़का, एक छोटा सा अच्छा सा मतलब बच्चा, वो हमेशा टेंपल के सामने रुकता था, उसमें जाता था और भगवान से प्रे करता था कि प्लीज़ गॉड गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़, एंड इफ़ यू गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़ नेवर लेट देम लूज़ मी, मतलब नेवर लेट मी लूज़ देम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो बोलता है कि हे भगवान, प्लीज़ मुझे एक जोड़ी जूते दिलवा दो, और जब आप मुझे ये जूते दिलवाओ प्लीज़ मुझे ये और एक मतलब जो है वो आशीर्वाद दे देना कि मैं उन्हें कभी ना खोऊं। ठीक है। और 30 ईयर्स लेटर, और 30 साल बाद जब नरेटर खुद वहाँ पर जाती है, और पता है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि वो जो टेंपल था ना उसका जो प्रीस्ट था वो जो यंग बॉय है उसका फादर था। ठीक है। अब 30 ईयर्स लेटर जब नरेटर पर्सनली वहाँ पे विजिट करती है तो वो देखती है कि वो जो टेंपल है ना वो अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. नाउ ड्रॉन्ट इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन का क्या मतलब है कि वो अच्छी खासी हालत में नहीं है, मतलब वो ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है और उसे कोई याद भी नहीं रखता, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। ठीक है। अब जो नेटर है वो उस टेंपल के बैकयार्ड में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक नया प्रीस्ट है। ठीक है। और वो नया प्रीस्ट कौन है? वो यंग बॉय नया प्रीस्ट बन गया है अपने फादर के बाद, और उसका एक यंग चिल्ड्रन है। ठीक है। जिसके पास एक मतलब शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ है, अच्छे खासे पेयर ऑफ शूज़ हैं। ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और जैसे ही वो उनके बैकयार्ड में देखते तो वहाँ पे देखते कि वहाँ पे रेड और जो वाइट है वो प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं, और एक न्यू प्रीस्ट जो है वहाँ पर है। और वो न्यू प्रीस्ट कौन है? ये न्यू प्रीस्ट वही यंग बॉय है जो प्रे करता था हर रोज़ कि प्लीज़ गॉड उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। अब इसके थोड़ी ही देर बाद एक यंग बॉय आता है जो एक मतलब जो एक स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रेस हो रखा है होता है। ठीक है। जिसने एक स्कूल यूनिफॉर्म डाल रखी होती है, वो चलते उछलते आता है। उसने क्या क्या डाल रखा होता है? ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाल रखी होती है, शूज़ डाल रखे होते हैं, सॉक्स डाल रखे होते हैं। वो उछलते उछलते आता है और अपना जो बैग है ना, और
पेंटिंग, अराइव्ड पेंटिंग, देखो अभी जो अराइव्ड पेंटिंग है ना, अराइव्ड पेंटिंग का क्या मतलब होता है, उछल कूद करते हुए आ रहा है और अपने जो उसका जो स्कूल बैग हो उसे एक फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग बेड मतलब फोल्डिंग चारपाई भी आप लोग कह सकते हो, उस पर जाके फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब जैसे ही वो उस लड़के को देखती है तो उसे वो प्रेयर याद आ जाती है कि हाँ ये यंग बॉय उसी यंग बॉय की तरह है, और जब इस यंग बॉय को मतलब जो वो पास्ट में वाला जो यंग बॉय था अगर उसे शूज़ मिला तो मुझे पक्का यकीन है कि उसने नेक्स्ट प्रेयर क्या करी होगी अपने भगवान से, उसने करी होगी कि हे भगवान लेट मी नेवर लूज व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ, लेट मी नेवर लूज देम, मतलब हे भगवान अब मतलब आपने मुझे शूज़ तो दे दिए हैं लेकिन अब आप ना इतनी कृपा और करना कि मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और अब भगवान ने उसकी प्रेयर जो है वो सुन ली और उसको आशीर्वाद दे दिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे कि प्रीस्ट के, वो भी जो है आजकल शूज़ डाल पा रहे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बट जो और भी बच्चे हैं ना जैसे कि जो रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में, वो अभी भी शूलेस है, उनके पास अभी भी जूते चप्पल कुछ नहीं होता है। माई acquaintance with the barefoot rag pickers led me to सीमापुरी। एक्विंटेंस का क्या मतलब होता है, एक्विंटेंस का मतलब होता है कांटेक्ट, ठीक है, एक्विंटेंस का क्या मतलब होता है, कांटेक्ट। और पेंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, अब मैं जो लास्ट पैराग्राफ मैंने करवाया था ये शूलेस तक का, जिसमें मैं वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। पेंटिंग का मतलब होता है कि टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रेथ्स, टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रेथ्स, इसमें आप बोल सकते हो कि वो हाफते हुए आ रहा था, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बच्चा मतलब उछल कूद कर रहा है तो वो हाफेगा भी, ठीक है। और जो ये है हमारा डेसोलेशन, ठीक है, ये जो हमारा डेसोलेशन वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, मतलब वो जगह अब खाली हो चुकी है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, वो बिल्कुल सुन पड़ चुकी है, जैसे कोई मतलब कह देते सुनसान सी जगह होती है वैसे वो जो है बिल्कुल सुन पड़ गई है। और ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें जो मतलब नरेटर है वो कंपैरिजन कर रही है, किसका कंपैरिजन कर रही है, उस शूलेस यंग बॉय का और उस शू हैविंग यंग बॉय का, ठीक है। अब यही इसमें वर्ड मीनिंग थे। लेट्स कंटिन्यू अगेन। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी, अब जो नरेटर वो ये बता रही है कि उसका ये जो कांटेक्ट बना हुआ था ना इन बेयरफुट बॉयज़ के साथ, ये जो नंगे पैर जो लड़के घूमते रहते थे, ये जो रैग पिकर थे उनके साथ, वो नरेटर को सीमापुरी तक खींच के ले गए कि नरेटर अब उनके बारे में जानना चाहती थी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कह तो देते हैं कि वो उसके पेरीफेरी पे है, पेरीफेरी मतलब बिल्कुल दिल्ली के पास है, बट अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो उससे काफ़ी माइल्स जो है वो अवे है, ठीक है। मेटाफरिकली, मेटाफरिकली मतलब मेटाफरिकली वही है कि सिंबॉलिकली अगर असलियत में देखें तो वो उससे काफ़ी दूर है, बट कहने को कह देते हैं कि वो उसके पेरीफेरी पे है, मतलब दिल्ली के बिल्कुल पास है। अगर वाकई में हम सीमापुरी से दिल्ली तक जाते हैं तो वो फिर भी हमें काफ़ी माइल्स अवे पड़ जाता है, ठीक है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970। स्क्वाटर्स कौन होते हैं गाइस, स्क्वाटर्स होते हैं, वन सेकेंड, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, रिफ्यूजीज रहते हैं जो 1971 में यहाँ पर आ गए थे। 1971 में क्या हुआ था गाइस, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था जिसमें इंडिया ने जो है ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की थी। ईस्ट पाकिस्तान कौन है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो, ठीक है। क्यों करी थी, क्योंकि बांग्लादेश से
जो है उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन आज जो है वो बांग्लादेश है। क्यों क्यों करी थी और उनकी हेल्प? क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश से ट्रेन की ट्रेनें भर के, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आ रहे थे, और इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इंडिया के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही थे। और इसी वजह से जो हमारे लीडर्स उन्हें थ्रेट हो गया था कि हमारे पास पहले ही रिसोर्सेज लिमिटेड है और अब ये रिफ्यूजीज और यहाँ पे आ गए तो फिर हमारे तो मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम किस किस को खिलाएंगे। ठीक है। और उस टाइम पे जो है वो इतना लैंड का पता नहीं होता था कि हम कौन सी कंट्री में है। जैसे ये तो पता होता था हमारे कंट्री का नाम क्या, बट लैंड का नहीं पता होता था ना कि ये लैंड इधर से इंडिया की, ये लैंड इधर से बांग्लादेश की है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पीपल का जो है वो रिफ्यूजीज के तौर पर यहाँ पर आ गया था। और स्क्वैटर्स कौन होते हैं? स्क्वैटर्स वो होते हैं जो किसी भी जो अनवांटेड लैंड होती है ना, अनवांटेड इन द सेंस कि उस लैंड पे वो ज़मीन जो है वो खाली पड़ी, उस पर कोई नहीं रहता ना, उस पर कोई काम करता, और उस पर जाकर उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया कि हाँ भाई हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो लैंड किसी की नहीं होती, वो लैंड गवर्नमेंट की होती है, बट उस टाइम पे वो अनयूज्ड लैंड होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उस पर कब्जा करके जो है वो बैठ जाते हैं। आ गए यहाँ तक समझ में? साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की जो फैमिली है ना वो भी उनमें से एक है। अब ये देखो साहिब की मम्मी से क्या बताती है कि नेटिव को क्या लगता है कि यहाँ पर जो है वो सारे जो है स्क्वाटर्स रहते हैं। स्क्वाटर्स मतलब कब्जा करने वाले लोग रहते हैं जो एज अ रिफ्यूजी 1970 में इंडिया आ चुके थे। ठीक है। बट साहिब की मम्मी उसे क्या बताती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आए थे, जहाँ पर उनका घर था, उनके खेत वगैरह थे, उनके अपने खेत थे, वहाँ पे जो है वो स्टॉर्म आ चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो रही है। साहिब की मम्मी कुछ और बता रही है और नरेटर कुछ और बता रहा है हमारी, है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मतलब एक वेस्ट लैंड या फिर एक कह सकते हैं डंप यार्ड। डंप यार्ड क्यों बोला गया उसे? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है। ठीक है। इट स्टिल इज बट इट्स नॉट लॉन्गर एम्प्टी। वो मतलब एम्प्टी तो थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मतलब अब वो एम्प्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो रिफ्यूजीज आकर रहने लग गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स का जो स्ट्रक्चर्स है हेयर अगेन कंटेनिंग पन, कॉज स्ट्रक्चर्स रेफर टू हेयर हाउसेज। ठीक है। स्ट्रक्चर रेफर्स टू हेयर हाउसेज। वाइल्डनेस सेम मीनिंग द वेस्ट लैंड। और राइटिंग थोड़ी देख लेना, वैसे तो मैं साथ के साथ प्रोनाउंस कर ही रही हूँ, बट राइटिंग गंदी आती है। ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रैपोलिन। जब देखो जो घर है वो तो मिट्टी के बने हुए हैं, मड के बने हुए हैं, और जो उनकी छत है ना यानी जो रूफ्स है वो टिन और मतलब जो है ट्रैपोलिन की बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लेवल। अब ये देखो डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर का क्या मतलब है? लीव 10,000 ट्रैक पिकर्स। डिवॉइड ऑफ मतलब, डिवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी। ठीक है ना? डिवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की कमी। कि इन लोगों के पास ना कोई सीवेज सिस्टम, ऑर्गेनाइज सीवेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। अभी देखो ये थोड़ा ना कि हर साल हमेशा जो है वो गर्मी का ही मौसम रहा रहेगा, हमेशा सर्दी का ही रहेगा, बारिश का भी तो मौसम आता है ना। जो हमारे जो सीजन्स है वो तो चेंज होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो है एक रेनी सीजन भी आता है। और इन लोगों के पास कोई भी ऑर्गेनाइज सीवर सिस्टम ना होने की वजह से वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा होता रहता है, उनके घरों में पानी घुस जाता है, उनके जो रूफ्स हैं वो टपकते रहती हैं, और इन्हें बहुत सारी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ता है। कोई उनके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना कोई उनके पास रनिंग वाटर सिस्टम है कि उनके पास जो जितना भी पानी उनके यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो सारा जल्दी से चला जाए। मतलब किसी भी जैसे नालियाँ वगैरह होते हैं ना, उनमें से जैसे आगे कहीं पर वो चला जाए, इनके पास कुछ नहीं है। और किसी भी ऑर्गेनाइज जो है, ऑर्गेनाइज सीवेज, ऑर्गेनाइज ड्रेनेज सिस्टम या ऑर्गेनाइज रनिंग वाटर ना होने के बाद भी यहाँ पर 10,000 ड्रैग पिकर्स रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो रैग पिकिंग फैमिलीज रहती हैं। दे हैव लिव्ड हेयर परमिट्स फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विद रेशन कार्ड्स that can get their names on voters list and enable them to buy grain. अब ये जो लाइन है ना, दे हैड लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years
विदाउट एन आइडेंटिटी। और ये जो लोग हैं 10,000 ड्रैग पिकर्स हैं, ये पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, बट इनके पास कोई भी इंडिया की आइडेंटिटी नहीं है। कुछ भी ये डिफाइन नहीं करता कि ये लोग इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे हैव देयर रेशन कार्ड्स। बट इसके बावजूद भी उनके पास इंडिया की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसके बावजूद भी इन लोगों के पास क्या है, रेशन कार्ड्स है, जो उन्हें परमिशन देते हैं कि ये फूड जो है, ये फूड और जो ग्रेन्स है उसे बाय कर सकते हैं, और अपना जो नेम है वो वोटर लिस्ट में क्या है, एनेबल कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। ठीक है, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और यहाँ पे जो नरेटर है वो ये बोलती है कि खाना जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आइडेंटिटी से। ठीक है, अब कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये नरेटर ने अगली लाइन में बताया है, और अगली लाइन से जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत हो चुका है, सो इतना ही कवर कर लो, बहुत है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें या कुछ भी समझ में नहीं आया है, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज वेल। और मैंने अच्छे से पढ़ाया है, मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू गाइज, until then, like the video if you really like this. Smash the like button, subscribe my channel for more videos, and please, as much as you can share the video, share with your friends, because I want to help all the students who hadn't studied the last full year. ठीक है, क्योंकि अब भी अगर तुम लोग कुछ पढ़ लोगे ना, तब भी तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा. So please smash the like button if you like the video, and subscribe my channel for more videos so that you can never miss all the videos upcoming my next. Alright, and please share it with your friends too. Till then, bye bye.